नमस्कार मित्रों, बेसिक साइंस लर्निंग में आपका स्वागत है। आइए हम नए सदवाक्य से इसकी शुरुआत करते हैं। जब हम बड़े हो जाते हैं तो हमें पेंसिल के बदले पेन दे दिया जाता है क्योंकि हम समझ जाएं कि अब हमारी गलतियों को मिटाना अब आसान नहीं है। मित्रों, हम बेसिक साइंस लर्निंग में विज्ञान के कक्षा 7 के पाठ ऊष्मा और ताप के बारे में बात कर रहे हैं। आज हम इस पाठ के 23वें एपिसोड के बारे में बात कर रहे हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि ऊष्मा और ताप में हमने पहले कई ऐसे टॉपिक के बारे में बात की, जैसे ऊष्मा तथा थर्मामीटर। अब हम ऊष्मा स्थानांतरण की विधि के बारे में भी हमने भाग 3 में बात किया। अब हम चौथे भाग में ऊष्मा स्थानांतरण के जो 3 विधियां हैं, चालन, संवहन और विकिरण, उसके बारे में हमने पहले बात की है। चालन विधि में हमने यह बताया कि ऊष्मा संचरण की विधि में यह ऊष्मा अधिक ताप से कम ताप के सिरे तक पहुंचती है और जिससे कुछ समय बाद दूसरा सिरा भी गर्म हो जाता है। यह मुख्य रूप से ऊष्मा के सुचालक पदार्थों में भी पाया जाता है। संवहन, जो ऊष्मा के संचरण की द्वितीय विधि है, उसके बारे में हमने बताया कि यह द्रवों तथा गैसों में ऊष्मा संचरण की विधि संवहन विधि होती है। संवहन विधि में मुख्य रूप से हमने यह बताया कि कांच के एक फ्लास्क में थोड़ा सा पोटेशियम परमैंगनेट लेकर यदि हम उसको गर्म करें तो पोटेशियम परमैंगनेट का रंग पूरे फ्लास्क में फैल जाता है, अर्थात संवहन विधि द्वारा यह पूरी तरह से पूरे फ्लास्क में फैल गया। विकिरण विधि में हमने यह बताया कि ऊष्मा का स्थानांतरण एक स्थान से दूसरे स्थान तक बिना किसी माध्यम से हो सकता है। अब हम ऊष्मा के सुचालक तथा कुचालक के बारे में बात करेंगे। हम जैसा कि जानते हैं कि लोहे या स्टील की छड़ के एक सिरे को गर्म करने पर दूसरा सिरा चालन विधि द्वारा गर्म हो जाता है, जबकि लकड़ी के डंडे के एक सिरे को गर्म करें तो दूसरा सिरा छूने पर गर्म प्रतीत नहीं होता है। चाहे स्टील की कड़ाही हो या लोहे की कड़ाही हो, इसमें ऊष्मा सुगमतापूर्वक स्थानांतरित हो जाती है, अर्थात जो ऊष्मा के सुचालक हैं उसमें ऊष्मा एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरित हो जाती है। अर्थात हम यह कह सकते हैं कि ऊष्मा संचरण के जो पदार्थ हैं वह मुख्य रूप से जो एक स्थान से दूसरे स्थान तक ऊष्मा का संचरण आसानी से हो जाता है, ऐसे पदार्थों को हम सुचालक कहते हैं। जबकि कुछ पदार्थों में ऊष्मा का संचरण सुगमतापूर्वक नहीं होता है। ऐसे पदार्थ जिनमें ऊष्मा का संचरण सुगमतापूर्वक नहीं होता है, उन्हें हम ऊष्मा का कुचालक कहते हैं। यदि ऊष्मा के सुचालक की बात करें तो इनमें मुख्य रूप से लोहा, एल्युमिनियम, तांबा है। यदि हम एक स्टैंड में यदि हम तार के दूसरे सिरे पर मोम लगाएं और हम उसको गर्म करें तो क्या देखते हैं कि मोम का सिरा जो दूसरे तार के दूसरे सिरे पर लगा है वह पिघलने लगता है। इसका अर्थ है कि जो तार है, चाहे वह एल्युमिनियम का हो या फिर तांबे का हो, वह ऊष्मा का सुचालक है, क्योंकि ऊष्मा का संचरण एक स्थान से दूसरे स्थान तक आसानी से हो जा रहा है। अर्थात जिन पदार्थों से ऊष्मा का संचरण सुगमतापूर्वक होता है उन्हें ऊष्मा का सुचालक कहते हैं। इनमें मुख्य रूप से लोहा, एल्युमिनियम, तांबा, चांदी, ये सभी धातुएं होती हैं जो ऊष्मा के सुचालक होती हैं। जबकि कुछ पदार्थ ऐसे होती हैं जिनमें ऊष्मा का संचरण सुगमता से नहीं होता है। इसमें मुख्य रूप से लकड़ी, प्लास्टिक के खिलौने या प्लास्टिक के सामान
या अन्य चीज़ें जैसे कागज़, लकड़ी, ऊन, पोर्सेलिन तथा वायु यह ऐसे पदार्थ हैं जिनमें ऊष्मा का संचरण सुगमतापूर्वक नहीं होता है, अर्थात इनके एक सिरे को गर्म करें तो दूसरा सिरे तक ऊष्मा आसानी से नहीं पहुंच पाती है। तो ऐसे पदार्थों को हम ऊष्मा का कुचालक कहते हैं। ऊष्मा का कुचालक का उपयोग कई स्थानों पर होता है, जैसे मुख्य रूप से हम बर्फ़ को गलने से बचाने के लिए करते हैं। हम ऊन के कपड़े पहनते हैं जो अक्सर ठंडियों में हम पहनते हैं। ऐसा इसलिए हम करते हैं क्योंकि हमको ठंडी से बचाव करने की आवश्यकता होती है और ऊन चूँकि ऊष्मा का कुचालक है इसलिए बाहर की ठंडी को अंदर नहीं आने देता। कागज़ भी एक प्रकार का ऊष्मा का कुचालक है। और हम अन्य चीज़ की बात करें जैसे बर्फ़ या पत्थर, या हम ये कहें कि कोई भी ऐसा पदार्थ जिसमें ऊष्मा का संचरण सुगमता से नहीं होता है, उन्हें ऊष्मा का कुचालक कहा जाता है। जैसा कि हमने उदाहरण लकड़ी, कागज़, ऊन, पोर्सेलिन आदि पदार्थों के बारे में बताया। तो मुख्य रूप से हम यह कह सकते हैं कि पदार्थ जो होते हैं वह ऊष्मा के सुचालक और कुचालक दो भागों में हम पदार्थों को बांट सकते हैं। इसके लिए एक नया क्रियाकलाप करते हैं। समानाकार एवं लंबाई के कांच तथा धातु की एक एक छड़ हम लेते हैं। दोनों छड़ों पर समान दूरी पर मोम हम चिपकाते हैं और उसके बाद दोनों छड़ों को हम चित्र के अनुसार स्टैंड पर लगाकर उनके स्वतंत्र सिरों को थोड़ी दूर पर रखकर एक साथ स्पिरिट लैंप से हम गर्म करते हैं। गर्म करते करते हम यह देखते हैं कि क्या अनुमान हम लगा सकते हैं कि किस क्षण की कीलें पहले जल्दी गिरती हैं, अर्थात किस क्षण की मोमबत्ती पहले गिरती है। जब हम स्पिरिट लैंप को जलाते हैं तो क्या देखते हैं कि धातु की छड़ में लगी कीलें धीरे धीरे करके एक एक करके गिरने लगती हैं। यदि हम स्पिरिट लैंप को कुछ देर तक रखें तब ऐसा संभव हो पाता है। अर्थात इससे स्पष्ट है कि धातु की छड़ में लगी कीलें जब स्पिरिट लैंप की ऊष्मा को पाती हैं तो धीरे धीरे करके एक एक करके धातु की छड़ से जो मोमबत्ती होती है वह गिरने लगती है, जबकि जो कांच की छड़ है वह उस पर लगी मोमबत्तियां नहीं गिरती। ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा इसलिए होता है कि जो धातु की छड़ है उसमें ऊष्मा का संचरण आसानी से एक सिरे से दूसरे सिरे तक हो जाता है और एक सिरे से दूसरे सिरे तक धातु की छड़ की गर्मी स्थानांतरित हो जाती है, जिससे उस पर लगी मोमबत्तियां आसानी से गिरने लगती हैं, जबकि कांच की छड़ की एक भी मोमबत्ती नहीं गिरती। इसका अर्थ है कि कांच के छड़ के जो ऊष्मा है वह एक स्थान से एक सिरे से दूसरे सिरे तक नहीं पहुंच पा रही है। इससे यह स्पष्ट है कि धातु की छड़ ऊष्मा की सुचालक है, जबकि कांच की छड़ ऊष्मा का कुचालक। इससे स्पष्ट है कि हम सुचालक तथा कुचालक के बारे में आसानी से पता लगा सकते हैं। अब सुचालक तथा कुचालक पदार्थों का दैनिक जीवन में क्या उपयोग होता है उसके बारे में हम विस्तृत चर्चा करते हैं। दैनिक जीवन में सुचालक तथा कुचालक पदार्थों का उपयोग सदैव होता रहता है। जैसे ऊष्मा के अच्छे चालक होने के कारण पीतल तथा एल्युमिनियम या लोहे के बने बर्तनों का उपयोग खाना पकाने में किया जाता है। लोहे के बर्तन मुख्य रूप से कढ़ाई का प्रयोग हम करते हैं, जबकि पीतल के बर्तन का प्रयोग हम पानी पीने के लिए थाली के रूप में करते हैं, जबकि एल्युमिनियम के बर्तनों का उपयोग मुख्य रूप से हम भोजन बनाने के लिए करते हैं। ये सभी ऊष्मा की सुचालक हैं जिनका उपयोग हम बर्तनों को खाना पकाने के रूप में हम करते हैं।
ऊष्मा के कुचालक होने के कारण धातु के बर्तनों के हैंडल के ऊपर लकड़ी, बांस, बैकेलाइट आदि लगा देते हैं या चढ़ा देते हैं ताकि हैंडल गर्म न हो तथा बर्तनों के गर्म होने पर इसे पकड़कर काम करने में आसानी हो। और भी बर्फ़ को पिघलने से बचाने के लिए इसके चारों ओर हम लकड़ी का बुरादा अथवा ऊनी का कपड़ा लपेट देते हैं या हम एक ऐसा बर्तन का प्रयोग करते हैं जिसमें मुख्य रूप से लकड़ी का बुरादा हो या उसके बीच हवा हो। ऐसा इसलिए होता है कि एक सिरा से दूसरे दो सतह के बीच जगह होती है जिससे ऊष्मा का संचरण एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं हो पाता और इसके लिए हम कुचालक पदार्थों का प्रयोग करते हैं। और भी कई ऐसे हमारे दैनिक जीवन में उपयोग हैं जिनका हम मुख्य रूप से प्रयोग करते हैं। जैसे जाड़े के दिनों में ठंड से बचने के लिए ऊनी कपड़ों का प्रयोग हम करते हैं। तो मित्रों, आज के इस 23वें एपिसोड में सुचालक तथा कुचालक के बारे में आपने जाना। उम्मीद है कि यह आपको एपिसोड अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।